हेलो दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे स्वागत है। हमारा जो सीरीज है बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसको हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो उसके जो तीसरे सीरीज है उसमें हम लोग जो इकोनॉमिक सर्वे में बाकी 3 चैप्टर बचे रह गए हैं और जो बिहार बजट है 2022-23, इस पे आज चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके है, दूसरा चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके है, तीसरा चैप्टर हमारा इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात इसके अंतर्गत की गई है, और जो लास्ट जो इसके अंदर में आ रहा है वो बिहार बजट है 2022-23 का। तो हम लोग आते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर है उस पे। तो इस वाले चैप्टर में जो खर्च ह्यूमन डेवलपमेंट वाले सेक्शन में किया गया, तो उसमें सोशल सर्विसेज वाला जो पोर्शन है वो एक बड़ा पोर्शन है जो इसको मेजर करता है। तो 2015-16 में जो सोशल सर्विसेज पे खर्च किया गया था, वो जो टोटल एक्सपेंडिचर था, टोटल खर्च जो किया गया उसका 34.4% किया गया था, जो 2020-21 में 44% तक बढ़ गया। फिर आगे वाला जो 2021-22 वाला है उसमें ये 41% पे आ गया है। जो आपको बजट जब हम लोग देखेंगे तो वो चीज को देखेंगे कि 41% जो एक्चुअल है वो वहां पे आ चुका है। फिर अभी कोरोना वाला पीरियड था, तो उसमें हेल्थ बजट में एक्सपेंडिचर लगभग हर जगह पे ही बढ़ा है। लेकिन बिहार में जो एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया हेल्थ सेक्टर को लेकर के वो 16.6% था, जबकि जो राष्ट्रीय एवरेज अगर हम लोग देखें तो वो 13.8% के आसपास रहा है। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो जो ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन रहा वो 14.3% रहा, जहां की नेशनल एवरेज 10.9% था। एक आंकड़ा और है जो हम लोग दिखा सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी है उसका अगर प्रभाव के तौर पे अगर देखें तो ये बता सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो हम लोग का 1 साल से बढ़ा है, जो कि 2010 से 14 के बीच में 68.1 ईयर्स हुआ करता था। 2014 से 18 में ये 1 साल बढ़ के 69.1 ईयर्स हो गया है। मतलब आदमी की एवरेज उम्र जो है वो 69.1 ईयर्स बिहार का अभी ये चल रहा है। आगे इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है, अस्पताल के अंदर में बच्चे का जन्म, उसमें बढ़ोतरी हुई है बिहार में। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बिहार में 29 है, जबकि जो नेशनल लेवल पे IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो 30 है। तो ये बिहार का एक तरीके से माना जाए तो सक्सेस माना जाएगा। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के हिसाब से, इसको मेंस में भी यूज किया जा सकता है। वहीं बात की जाए कि स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट होते हैं, ड्रॉप आउट मतलब जो स्कूल छोड़ के बीच से ही स्कूल छोड़ देते हैं किसी वजह से, वो खुद के पारिवारिक काम और इसमें लग जाते हैं, तो उसमें कमी आई है 9% की 2012-13 से लेके 2019-20 के पीरियड में। तो ये जो 6-7 का पीरियड है इसमें 9% की कमी आई है। वहीं वुमेन डेवलपमेंट पे देखा जाए कि कितना खर्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो जो स्टेट का अपना टोटल GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो उसका पूरा GDP है स्टेट का अपना, उसका 3.7% महिला के विकास में खर्च किया गया है। अब हम लोग आते हैं आगे चाइल्ड डेवलपमेंट, जो अगला चैप्टर है उस पे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो आंकड़ा है वो ये है कि 0 से 18 साल का जो हमारा एज ग्रुप है उसको आप लोग चाइल्ड करके माना गया है। तो ये जो परसेंटेज है बिहार के पॉपुलेशन में, ये 42% है। इतना बड़ा नंबर है, इसी वजह से इसको महत्व को समझते हुए बिहार सरकार के द्वारा चाइल्ड बजटिंग का मेथड शुरू किया गया है 2013-14 में। मतलब कि बजट के हर सेक्शन में बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक पोर्शन रहेगा, जो कि
बच्चों के विकास को हर योजना का एक भाग रहेगा वो। और जहां तक बात की जाए कि जो उसका जीडीपी है स्टेट का, उसका कितना परसेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है, तो ये अमाउंट है 4% ऑफ जीडीपी। इसके अलावा जो सेंट्रल स्कीम है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो भारत सरकार की योजना है, इसके तहत में क्या है कि आंगनवाड़ी के तहत में जो जच्चा बच्चा है दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। उनको खाने की सुविधा, फिर उनको टीका लगना है, तो ये सारा कुछ उसके अंदर में ही कवर होता है। इसको डिजिटलाइज करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर नाम का एप्लीकेशन उसके अंदर में लाया गया है, ताकि उसको ट्रैक किया जाए कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये बिहार इसको आईसीडीएस को इंप्लीमेंट कर रहा है विथ पोषण ट्रैकर। फिर स्कूल्स में अगर देखा जाए कि पीने की पानी की व्यवस्था कितनी है, तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि 90% स्कूल ऐसे हैं जहां की पानी का जो व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था, वो उपलब्ध है। इसके अलावा एक और जो फिगर यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि 6 से 13 ईयर एज ग्रुप में करीब करीब 1,12,000 बच्चे जो स्कूल छोड़ दिया था जिन्होंने, उन्हें वापस से स्कूल में मेन स्ट्रीम में लाया गया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। फिर एक ई गवर्नेंस के तौर पे अगर हम लोग इनिशिएटिव देखें तो वो है ई लॉट्स। ई लॉट्स क्या है? लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो पैंडेमिक की वजह से, जो कोरोना वाला पैंडेमिक आया था, उसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेज आए, उन सारे चैलेंजेज को काउंटर करने के लिए ई लॉट्स स्कीम लाया गया। यहाँ पे जाके आप जितना भी बुक्स है या जो भी फैसिलिटीज हैं, वो टीचर स्टूडेंट दोनों ही यहाँ पे एक्सेस इसको कर सकते हैं। इसके आगे अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। तो इस वाले सेक्शन में 2-3 चीज ही है। एक तो क्या है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बिहार सरकार ने स्कीम चलाया था जल जीवन हरियाली। इसके तहत में 3.92 करोड़ इतने पौधे लगाए गए हैं 2020-21 में। ये एक बढ़िया स्कीम रहा है। इसके रिगार्डिंग जो कुछ डाटा था वो हम लोगों ने कल भी देखा था कि करीब करीब 1 लाख इरिगेशन पोटेंशियल वो हम लोग का इंक्रीज हुआ है, और 700 क्यूबिक मीटर ये हम लोग जो इंस्टॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी है वो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है जल जीवन हरियाली स्कीम के अंतर्गत में। जो एग्जैक्ट डाटा है वो मुझे लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो उसको आप लोग पीपीटी में जाके एक बार वेरीफाई कर लेंगे, और एग्जैक्ट डाटा याद रखना जरूरी होगा, स्पेशली इस टाइप के स्कीम में। ये क्योंकि कहीं पे भी इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई चेंज आया है या कोई स्कीम लाया गया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो। फिर इसी हेड के अंतर्गत में राजगीर में नेचर सफारी की शुरुआत की गई बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और जो एक दुर्घटना चल रही थी अभी से 2-3 साल पहले, 2 साल लगभग पहले, कि जो लाइटनिंग होता है, बिजली चमकती है, उससे बिजली गिरने से काफी लोगों की मौत हो रही थी। इसी को देखते हुए बिहार में इंद्र वज्र ये ऐप लाया गया, जो कि अर्ली वार्निंग देता है आपको, जो एक्चुअल लाइटनिंग होने वाला है उससे 40 मिनट पहले आपको बता देता है, ताकि आप अपना वापस घर चले जाएं, ताकि बिजली गिरने का खतरा आपके ऊपर ना रहे। तो ये जो मेन इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा था, जो फैक्ट था, जो फिगर थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं जो मेन आगे बचता है बजट का एरिया। तो बजट में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो बजट में जो ग्रोथ रेट हमारा 2020-21 में रहा है वो रहा है 2.5%।
और दूसरा जो आंकड़ा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट का। तो जो फिस्कल डेफिसिट रहा है, फिस्कल डेफिसिट पहले समझ लेते हैं होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट अगर हिंदी में बोले तो ये होता है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा को अगर हम लोग नॉर्मल टर्म में समझते हैं तो ये बात है कि आपका जितना आय था और जितना खर्च था, तो जो खर्च के लिए आपको बाहर से पैसा लोन लेना पड़ा है वही आपका वित्तीय घाटा है। मतलब जो आपकी आय थी वो पूरे एक्सपेंडिचर को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई और जो एक्स्ट्रा खर्च था उसको पूरा करने के लिए आपने लोन लिया, वही लोन अमाउंट आपका फिस्कल डेफिसिट है। जो वित्तीय घाटा है वो यही फिगर है। तो जो 2020-21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा है वो 4.82% रहा। तो ये तो आपका 2020-21 का एक्चुअल फिगर है। 2021-22 का रिवाइज्ड फिगर है। रिवाइज्ड फिगर मतलब इस वजह से क्योंकि ये जो बजट आया था, बजट आपको फरवरी मार्च के टाइम पे ही आता है, तो तब तक आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो पूरा खत्म होता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एक रिवाइज्ड फिगर दिया जाता है। तो ये फिगर आया कि 2.97% हमारा फिस्कल डेफिसिट एक्सपेक्टेड है 2021-22 में। और जो 2022-23 है उसमें हमारा एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट मतलब हमारे इतनी एस्टिमेट बना के चल रहे हैं कि 3.47% हमारा फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। जो राजकोषीय घाटा है वो हमारा 3.47% रहेगा। और ये टारगेट अगर देखें तो ये टारगेट आपका जो FRBM एक्ट होता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उस टारगेट के अंदर ही है। हम लोगों ने टारगेट को पार नहीं किया है। तो फिस्कल डेफिसिट को हम लोग समझ गए। इसके अलावा एक डेफिसिट और होता है बजट में, वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है कि आपका जो राजस्व आय है और जो राजस्व खर्च है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। तो जो आपका राजस्व आय है, जो रेवेन्यू इनकम है, वो आपको कहां कहां से मिलेगा? आपको खुद का जो टैक्स है, नॉन टैक्स सोर्सेस है, वहां से आपको टैक्स वाला पैसा मिलेगा। फिर मान लीजिए जो GST लग रहा है उसमें से कुछ पार्ट सेंटर को जाता है, कुछ स्टेट को जाता है, तो वो जो शेयर स्टेट को वापस से मिलेगा वो आपका रेवेन्यू इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारा आपका खुद का रेवेन्यू इनकम वाला एरिया हो गया। इसके अलावा और कहां से हो सकता है कि मान लीजिए कोई यूजर चार्ज या फाइन उस टाइप से लगा के भी स्टेट कमा रही हो, तो वो भी एक सोर्स है आपका रेवेन्यू अर्न करने का स्टेट के लिए। अब देखते हैं राजस्व का खर्च कहाँ है। तो राजस्व का जो खर्च है वो मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके सैलरी में, उसके पेंशन में जो पैसा दिया जाता है वो राजस्व खर्च है। इसके अलावा भी वही जो दिन प्रतिदिन खर्च को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो खर्च करना होगा वो आपका पार्ट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इन्हीं दोनों को जब घटाएंगे, अगर मान लीजिए कि आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है, तो मतलब राजस्व घाटा का सिचुएशन आपके बजट में है। तो ये भी कंसेप्ट आप समझ गए, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। ये स्टैटिक पोर्शन में भी आपको एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वजह से इसको समझ लेना जरूरी था। अब देख लेते हैं कि जो रेवेन्यू रेसिप्ट है स्टेट का, वो कहां कहां से पैसा आता है। तो इस फिगर को आइदर आप टेबल फॉर्मेट में याद रखें या फिर इसको पाई चार्ट बना के भी याद रख सकते हैं। जो भी बजट आता है उसमें ये जनरली पाई चार्ट फॉर्मेट में ही दिखता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, आपका रेवेन्यू कहां कहां से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू बिहार स्टेट को मिला वो है सेंट्रल जो टैक्स है, उसमें कितना परसेंट बिहार स्टेट को वापस से दिया जाएगा, तो वो है 46%। जो हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका 46% इस एंड से हमको मिलता है। फिर जो स्टेट्स को ग्रांट दिया जाता है सेंटर के द्वारा, वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट का रेवेन्यू रिसिप्ट के हेड में 30% का योगदान देता है। हमारा खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में 21% का कंट्रीब्यूशन
देता है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो आपका यूजर चार्ज, फाइन, ये 3% का शेयर रखता है। तो रेवेन्यू रेसिप्ट हमने समझ लिया। तो इसमें हाईएस्ट कहाँ से मिलता है, लोएस्ट कौन सा सोर्स है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। और मेंस के हिसाब से अगर इसको आप पाई चार्ट फॉर्मेट में अगर बना लेते हैं, याद रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा आपका। और अगर आंसर में उसी प्रकार से प्रेजेंट करते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा मार्क्स उसके लिए सिर्फ आपको अवॉइड किया जा सकता है, 1-2 मार्क्स सिर्फ उसका एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। फिर अगला आंकड़ा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के। तो रेवेन्यू जो खर्च है, ये खर्च मेन जो सबसे ज्यादा खर्च किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे ज्यादा खर्च सोशल सर्विसेज के लिए 41%, जनरल सर्विसेज के लिए 28% और इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए 25%, और जो पब्लिक डेट है उसको वापस चुकाने के लिए उसमें 6% का योगदान रहा है। तो इसको भी हाईएस्ट की इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो रेवेन्यू खर्च हुआ है वो याद रखना जरूरी है कि सोशल सर्विसेज में 41% का खर्च किया गया है। फिर अगला जो चीज है उसको देख लेते हैं हम लोग कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा 2020-21 में कितना रहा है। तो ये रहा है हमारा पूरा का पूरा खर्च 1,65,696 करोड़। वहीं बात की जाए जो आपका पब्लिक डेट है उसका, तो वो जो है रहा है 38.66%, जबकि FRBM एक्ट के अंतर्गत में जो टारगेट है, FRBM एक्ट लाया ही इसी पर्पस के लिए गया था कि जो बजट है उसमें थोड़ा डिसिप्लिन लाया जाए। पहले क्या होता था कि जब चुनाव का साल होता था तो गवर्नमेंट जो है मनमाना पैसा खर्च कर देती थी, जो कि आगे के सरकार के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का सबब बनती थी। इसी को कंट्रोल करने के लिए FRBM एक्ट लाया गया। उसमें बताया गया कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट इस लिमिट के अंतर्गत होना चाहिए, जो फिस्कल डेफिसिट है उस लिमिट के अंतर्गत रहना चाहिए, और जो पब्लिक डेट है उसका क्या लिमिट रहना चाहिए। तो इसी टारगेट की अगर बात की जाए, स्टेट के लिए कितना टारगेट दिया गया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 40.8% ये टारगेट था, जबकि हमारा जो पब्लिक डेट रहा है उस टारगेट के अंतर्गत अंदर ही रहा है, 38.66% रहा है। अगर बजट में देखा जाए कि किन एरिया पे फोकस किया गया है, तो 6 एरिया मेन है जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है एजुकेशन को पहले नंबर पर। दूसरा जो एरिया हेल्थ रहा है, तीसरा इंडस्ट्री है, चौथा एग्रीकल्चर है, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और छठा जो सेक्टर रहा है वो है वेलफेयर का। नेक्स्ट जो बजट में फोकस किया गया वो 7 निश्चय 2 पे है। तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत में क्या क्या चीजें हैं ये हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि इसको जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। और स्कीम का नाम जो है, इसको जो सातों है 7 निश्चय 2, इसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली एज ए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 66वीं में ही पूछा गया था मेंस में, और प्रीलिम्स में भी इससे पूछा गया है कि कौन सा जो है 7 निश्चय का पार्ट नहीं रहा है। जो पहला 7 निश्चय रहा था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी संभव है कि आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन के तौर पे बन सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, और इसके जो अगला है लास्ट है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 है इसके अंतर्गत में आता है, और टोटल जो इसके अंदर में एलोकेशन किया गया है वो 5,000 करोड़ रुपए का इस फाइनेंशियल ईयर में किया गया है। तो बजट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही ये जो सीरीज है हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो सीरीज हम लोग लाने वाले हैं वो सीरीज होगा बिहार स्पेशल, जो बिहार स्पेशल जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, और वो 67 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 20 से 25 क्वेश्चन उस सेक्शन से आपका आता है। तो इसी प्रकार हमारा चैनल इसी प्रकार से देखते रहें, इससे फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।